वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 16। जब अनिल ने नील, यश और सानवी को राम की हालत के बारे में बताया था तो वह तीनों डर गए थे और तुरंत लंदन चले आ गए थे। उन्होंने जब राम को देखा तो शॉक हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जो हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहता था, पर आज वह एक लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया है कि उसने खुद को बर्बाद कर लिया था। उन्होंने राम को समझने की बहुत कोशिश की थी कि वह वापस चले, पर वह नहीं माना था। उसके बाद वह तीनों एक हफ्ते वहां रहकर वापस चले गए थे। अपने 3 भाई बहन में राम अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह सानवी थी। सानवी राम की सबसे ज्यादा लाडली थी। राम जितना प्यार सानवी से करता था उतना ही सानवी भी उससे करती थी। उसने जब अपने भाई की ऐसी हालत देखी थी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने देखा था अपने भाई को दिन रात मेहनत करते हुए। उसने बड़ी मुश्किलों से अपने डूबते बिजनेस को दोबारा संभाला था। राम उनके परिवार की नींव था जिसने उसके दादाजी और उसके पिता की मौत के बाद उनके परिवार को संभाल कर रखा था, और अगर राम खुद टूट जाता तो उसका परिवार भी बिखर जाता और सानवी यह कभी नहीं होने दे सकती थी। उसने भी अब राम की तरह खुद को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और 24 घंटे किसी मशीन की तरह काम करने लगी थी। राम बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे अपनी इस हरकत से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर सानवी उतनी स्ट्रॉन्ग न होने की वजह से एक हफ्ते में ही बीमार पड़ गई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसने जानबूझकर अपनी यह हालत की थी क्योंकि उसे पता था कि जब राम को उसके बारे में पता चलता तो वह सब कुछ छोड़कर वापस आ जाता। सानवी का अंदाजा सच साबित हुआ था। जब उसे सानवी की हालत के बारे में पता चला था तो वह सब कुछ छोड़कर वापस आ गया था। वह जब घर पहुंचा था तो सब लोग हॉल में ही मौजूद थे और बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने उसे सानवी के बारे में बताया और उससे सानवी को समझाने के लिए कहा। वह जब सानवी के रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा था कि नील हाथ में खाने की प्लेट और यश जूस का ग्लास लेकर खड़ा था। वह दोनों सानवी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर सानवी उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह बस चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। राम अंदर चला गया और सानवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वह खुश हो गई और उठकर बैठ गई। उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी और वही राम बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूर रहा था। राम को इस तरह खुद को घूरता पाकर उसने अपनी स्माइल और बढ़ा दी और नील के हाथ से प्लेट लेकर खाने लगी। उसको इस तरह करता देख नील और यश हैरान रह गए। उन्होंने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सानवी की तरफ। उसे खाता देखकर यश बोला, यश क्या बात है लिटिल रैबिट, मतलब मैं और नील कब से यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा खा लो, पर तुम्हारे कानों पर जू तक न रेंगी और राम भैया की सिर्फ देखने तुम खाना खाने लगी। उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं अभी तक। सानवी, हाँ तो मैं उनकी लाडल हूँ और इसलिए मैं उनकी हर बात उनके कहने से पहले समझ जाती हूँ। यह कहते हुए उसने राम की तरफ उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। राम जाकर उसके पास बैठ गया और उसने उसके सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, राम ठीक है तू। सानवी, अब तक नहीं थी पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहते हुए उसने एक निवाला राम की तरफ बढ़ा दिया। राम ने उस निवाले को वापस उसके मुंह पास ले जाकर उसे खिलाते हुए कहा, राम तू खा ले, इसकी तुझे ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर सानवी ने सीरियस होकर कहा, सानवी बिल्कुल सही, इसकी मुझे ज्यादा जरूरत है। और आपका क्या भैया, आपको किस चीज की जरूरत है? राम, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सानवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सानवी जरूरत है भाई, आपको जरूरत है। आपके दिल को धड़कन की जरूरत है, आपके शरीर को रूह की जरूरत है और आपको जीने की वजह की जरूरत है। कुछ पल रुककर पर भाई आपने अपनी धड़कन, अपनी रूह और अपने जीने की वजह को अपने हाथों से अपने से दूर कर दिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मत करिए ना, मर जाएंगे आप। सानवी के मुंह से यह सब सुनकर राम ने बिना उसकी तरफ देखे थोड़े कठोर लहज में कहा, राम मैंने कहा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रुककर फिर से, तुम इस सब को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो, इसलिए यह सब सोचना छोड़ दो और अपना ध्यान रखो। सानवी ने यह सुनकर एक सरकेस्टिकल स्माइल के साथ कहा, सानवी हाँ हूँ मैं छोटी, पर इतनी भी नहीं कि कुछ समझ ना सकूं। आपके बारे में सब कुछ समझ जाती हूँ भाई, और मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी के लिए भी मेरा भाई अपनी जिंदगी बर्बाद करे। जिसकी वजह से भी मेरे भाई को तकलीफ होगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सानवी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राम हैरान रह गया। उसने पूछा, राम क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? सानवी,
मैंने उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो अभी यही है मुंबई में और इसीलिए मैंने अपने आदमियों को उनके पास भेजा है उन्हें सजा देने के लिए। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर राम बहुत घबरा रहा था। उसने वापस से पूछा, राम कैसी सजा? सानवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सानवी, मौत। सानवी के मुंह से यह एक शब्द मौत सुनकर तो जैसे राम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कनें धीमी पड़ रही हो। उसने गुस्से में लड़खड़ाती जबान से कहा, राम तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अभी के अभी अपने आदमियों को फोन करो और उनसे कहो कि वापस आ जाए। अगर छोटा उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। सानवी, आई एम सॉरी भाई पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता था कि जब मैं आपको इस बारे में बताऊंगी तो आपका यही रिएक्शन होगा और आप मुझे ऐसा ना करने के लिए फोर्स भी करेंगे, इसलिए मैंने उन लोगों को अपने साथ फ़ोन न ले जाने के लिए कहा था। उनमें से किसी के भी पास फ़ोन नहीं है। यह सब सुनकर राम का दिल भारी सा होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा हो। उसने खुद में ही बुदबुदाते हुए कहा, राम खुद से नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। यह सब बोलते वक्त उसकी आंखें नम हो चली थी पर उसने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया था। उसने सानवी की तरफ देखा और घबराहट में कहा, राम मुझे उसका एड्रेस बताओ कि कहाँ रहती है वह। मैं अभी जाता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चुप क्यों हो बताओ? अपने भाई की ऐसी हालत देखकर नील और यश घबरा गए थे पर सानवी के फेस अफसोस या परेशानी की कोई भी लकीर नहीं थी। उसने उसी तरह कहा, सानवी कोई फायदा नहीं होगा भाई, अब तक तो वह सब वहां पहुंच चुके होंगे और जब तक आप वहां जाएंगे तब तक वह नहीं। वह इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राम ने उसे रोककर गुस्से से चिल्लाकर कहा, राम बस अब एक शब्द भी नहीं निकालना अपने मुंह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब कहते वक्त राम की आंखों से आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। उसने सानवी की दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और कहा, राम तुम ऐसा कर सकती हो सानवी, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह उठकर वहां से जाने लगा। तभी सानवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने राम की आंखों में देखकर सवाल किया, सानवी क्यों भाई, जब आप उनसे इतनी नफरत करते हैं तो क्यों रो रहे हैं उनके लिए? उनको कुछ भी होने से क्यों आप किसी को नहीं छोड़ेंगे? आपको क्या फर्क पड़ता है उनके जीने या मरने से? एपिसोड 17। जब सानवी ने राम से यह पूछा कि उसे श्रुति के जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है तो राम ने चिल्लाकर कहा, राम फर्क पड़ता, जिंदगी है वह मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे और मुझे मेरी मोहब्बत की कसम, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सच में किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा पर जब उसके कानों में सानवी के कहे हुए शब्द गूंजे तो उसके कदम एकदम से रुक गए। सानवी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा। राम पीछे पलटा और कंफ्यूजन में सानवी को देखने लगा। नील और यश भी इसी तरह उसे घूर रहे थे। जब सानवी ने उन तीनों को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो कहा, सानवी क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको क्या लगा कि मैंने सच में उन्हें मारने की कोशिश की है? इतना कहकर वह रुकी और नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, सानवी हाउ रूड भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? वह मेरी भाभी है और भाभी तो ननंद की दोस्त होती है, तो मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रुककर फिर से, और वैसे भी मुझे दी राम सिंघानिया की जान को नुकसान पहुंचाकर उनके अंदर के आरएस द डेविल को थोड़ी ही जगाना है। इतना कहकर वह हंसने लगी पर जब उसने उन तीनों को अभी भी खुद को घुरते हुए पाया तो वह चुप हो गई। राम उसके पास आया और उसने सानवी से पूछा, राम मतलब उसे कुछ नहीं हुआ है? वह बिल्कुल ठीक है ना? सानवी मुस्कुराकर, हाँ भाई वह बिल्कुल ठीक है। पर सानवी की बात सुनकर राम थोड़ा शांत हुआ पर जैसे ही उसने सानवी को अटकते देखा तो तुरंत बोला, राम पर क्या रैबिट, प्लीज बताओ, ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद करो। सानवी, पर मुझे यह नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने यह झूठ बोला था कि वह मुंबई में है पर असल में मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है, मुंबई में या कहीं और। मैं तो बस आपके मुंह से आपकी फीलिंग्स कन्फेस कराना चाहती थी। राम ने जब सानवी की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, राम झूठ, तुमने झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है जो तुम जो चाहे वह कर सकती हो? यह सुनकर सानवी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, सानवी मजाक? हाँ भाई मजाक ही तो है, पर यह मजाक मैंने नहीं, आपने किया है। आपने ही अपनी और उनकी दोनों की जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है।
खुद को देखिए भाई, यह मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई तो द बिजनेस टाइकून राम सिंघानिया है, जो पूरे मुंबई पर राज करता है और जिससे पूरे एशिया के बड़े बड़े लोग डरते हैं। मेरा भाई वह है जो अपने परिवार और रिश्तों को हमेशा संजोकर रखता है और जो भी उनके चाहने वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उन्हें नहीं छोड़ता। मेरा भाई हमेशा जीतता है, पर आज मेरे सामने जो खड़ा है वह प्यार में हारा हुआ एक आशिक है, और हारते तो वही है जो गलत होते हैं। तो क्या आप गलत है भाई? सानवी की सारी बातें सुनकर एक पल के लिए राम अपने फैसले पर दिगमगाया। उसने अपने मन में सोचा, राम मन में, क्या सच में मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, उसने अपने ख्यालों को झटका और सानवी की तरफ देखकर कहा, राम नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। गलती उसने की है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सानवी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और न ही मैं उन्हें जानती हूँ, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि वो गलत नहीं है और न ही वो कभी गलत हो सकती है। मैं यह नहीं कह रही कि आप गलत है, पर वह भी सही है। मैं यह बात क्यों कह रही हूँ जानते हैं, राम की तरफ देखकर, क्योंकि मुझे अपने भाई पर भरोसा है। भरोसा है कि वह कभी गलत नहीं होता, और जब मेरा भाई गलत नहीं हो सकता तो उसकी पसंद कैसे गलत होगी? सानवी की यह सारी बातें सुनकर राम पूरी तरह शोक था। नील और यश का भी यही हाल था। नील ने सानवी का साथ देते हुए कहा, नील, हाँ भाई, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते? आप भाभी को सजा देना चाहते थे, पर आप खुद उस सजा को भुगत रहे हैं। यश भाई, अब बहुत हो गया ये आपका उनको सजा देना और खुद भी भुगतना। अब बस, उन्हें जितनी सजा मिलनी थी वह उन्हें इन 6 महीनों में मिल चुकी है। अब आप उन्हें वापस ले आइए। सानवी, हाँ भाई प्लीज, अब और नहीं, ले आइए उन्हें। उन तीनों की यह बात सीधा राम के दिल में घुसी थी और अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसके आंखों से आंसू बह निकले और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने जाकर सानवी को गले से लगा लिया। नील और यश ने भी उन दोनों को साइड से गले लगा लिया। सुधाजी और श्वेताजी उन चारों को देखने आई थी। उन्होंने जब अपने चारों बच्चों को ऐसे गले लगे देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुधाजी ने दूर से ही उनकी बलाइयां लेते हुए धीरे कहा, सुधाजी, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। श्वेताजी ने भी अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, श्वेताजी, हे भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही साथ और खुश रखना। इतना कहकर वह दोनों वहां से नीचे चली गई। इधर रूम में राम अब उन तीनों से अलग हुआ और उसने उदासी भरे लहजे में कहा, राम, वह नहीं मानेगी। वह मुझसे नफरत करती है और शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सानवी, तो क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए? आपने जो उनके साथ किया है उसके बाद तो उनकी नफरत आप पर जायज ही है, पर भाई मुझे विश्वास है आप उनकी नफरत को प्यार में जरूर बदल देंगे। आपको बस कोशिश करने की जरूरत है। इतना कहकर वह रुकी और मुस्कुराकर राम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सानवी, और इस कोशिश के लिए पहले आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत है, इसलिए जाए और उन्हें ढूंढिए। उस दिन के बाद राम ने अपने सभी आदमियों को श्रुति को ढूंढने के काम पर लगा दिया था। वह उसे हर जगह ढूंढ रहा था जहां वह हो सकती थी, पर उसे उसका कुछ पता नहीं चला। उसने इंडिया के बाहर भी उसे ढूंढा, पर वह उसे कहीं नहीं मिली। ऐसे ही 6 महीने निकल गए। वह उसे कहीं नहीं मिली थी, पर फिर भी उसने आंस नहीं छोड़ी और अपनी कोशिशों को जारी रखा। उसे पता था कि एक न एक दिन वह उसे जरूर मिलेंगी, पर उसे यह नहीं पता था कि इस एक दिन के लिए उसे 3 साल इंतजार करना होगा। वह हर रात इसी उम्मीद में सोता था कि अगर आज वह नहीं मिली तो क्या हुआ, कल वह पक्का उसे मिल जाएगी। ऐसे ही 3 साल निकल गए, पर उसने हार नहीं मानी। श्रुति के बिना एक पल भी जीना उसके लिए मरने जैसा हो रहा था, पर फिर भी उसने उसका इंतजार किया और आज फाइनली वह उसके सामने थी जिसके लिए वह इतने साल तड़पा था। वह यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में एक जोर की आवाज आई, जिससे वह अपने ख्यालों से वापस आया। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ये देख रहा है। एपिसोड 18। श्रुति के हाथ से स्पून गिर गया था और उसकी आवाज से राम अपने प्रेजेंट में वापस लौटा। राम ने जब सामने देखा तो वह बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है। उसने टेबल पर रखे सारे बर्तनों को खाली देखा। श्रुति सब कुछ खा गई थी। उसने मन में सोचा, राम, मन में कितना खाती है यह लड़की। सब खा गई और फिर भी लकड़ी जैसी है। श्रुति ने जब राम को यूं टेबल पर देखते देखा तो उसने भी उसकी नजरों का पीछा किया। उसने जब सब खाली देखा तो वह बुरी तरह झेप गई। उसने अपने दांत दिखा दिए और अपने बचाव में कहा, श्रुति, वह मुझे बहुत भूख लगी थी तो सब खत्म हो गया। आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, सॉरी।
इतना कहकर उसने अपनी नजरों को झुका लिया। राम को उसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी और वह मन ही मन हंस रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद अनिल अपने हाथ में कुछ पैकेट्स लेकर आया। उसने वह पैकेट्स राम के सामने रखे और कहा, अनिल सर, ये टेबलेट्स और कार रेडी है जैसा आपने बोला था। राम ने उसे जाने का इशारा किया। वह चला गया। राम ने उस पैकेट्स में से एक एक टैबलेट निकाली। उसने ग्लास में पानी लिया और वह ग्लास और टेबलेट्स उसने श्रुति की ओर सरका दिए। वह बोला, राम इसे खाओ। श्रुति कंफ्यूजन में, क्या? राम इसे खाओ, अगर तुम्हें घर जाना है तो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर श्रुति को अब गुस्सा आ गया। वह कब से उसे घर न जाने देने की धमकियां दे रहा था। उसने कहा, श्रुति क्यों खाओ मैं इसे? किस चीज की दवाई है यह? और जिसकी भी हो मुझे नहीं खानी। इतना कहकर उसने वह पैकेट्स उठा लिए। पैकेट्स देखने के बाद उसने कंफ्यूजन में राम की तरफ देखा और कहा, श्रुति यह तो विटामिन सप्लीमेंट्स है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझ में किसी भी विटामिन की कमी नहीं है। राम दिख रहा है मुझे कि तुम में किसकी कमी है। अपने आप को देखो, सूखी लकड़ी की तरह हो। अगर तेज हवा का झोंका आया ना तो उड़ जाओगी। राम की बात पर श्रुति को फिर से गुस्सा आ गया। उसने घुकर राम की तरफ देखकर कहा, श्रुति क्या कहा आपने? सूखी लकड़ी और हवा के झोंके से उड़ जाऊंगी? तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं यह सप्लीमेंट्स नहीं खाती और बाहर गार्डन में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। बाहर तो वैसे भी तेज हवा चल रही है, तो उसमें ही किसी तेज झोंके के साथ उड़कर अपने घर पहुँच जाऊंगी। आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या ख्याल है? वह अब भी राम को ही घूर रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राम एकदम शोक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं कर पाया। कुछ समय बाद वह जोर से हंस पड़ा। कोई अगर उसे ऐसे हंसता देखता तो वह शॉक्ड ही रह जाता, क्योंकि किसी ने भी कभी भी राम को इस तरह बेफिक्री से हंसते नहीं देखा था। जब श्रुति ने राम को यूं खुलकर हंसते देखा तो वह कुछ पल के लिए तो उसके हैंडसम से फेस में कहीं खो गई। जब उसे अपने कहे हुए शब्द याद आए तो वह भी हंसने लगी। कुछ देर तक यूं हंसने के बाद राम ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और श्रुति से कहा, राम बस अब मजाक बहुत हुआ, चुपचाप इसे खाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। श्रुति ने भी अब कोई बहस नहीं की और वह सप्लीमेंट्स खा लिए। उसके बाद वह राम के पीछे चल दी। राम ने कार के पास जाकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो श्रुति अंदर बैठ गई। वह भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मल्होत्रा मैंशन की तरफ कार मोड़ दी। मल्होत्रा मैंशन में ऋषभ अपनी कार से नीचे उतरा और अंदर की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचकर उसने देखा दादू और दादी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। वह उनकी तरफ चला गया और उन्हें गुड इवनिंग विश किया। दादी दादू ने भी उसे विश किया। वह उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और उनसे कहा, ऋषभ दादी दादू कैसे हैं आप दोनों? आपने डिनर किया और दवाएं ली आपने? दादी अरे हाँ, हमने डिनर कर लिया है और दवाई भी ले ली है। अब आप भी श्रुति बिटिया की तरह शुरू मत हो जाए। हमने सोचा था आज हमने सब कुछ खुद से किया है तो श्रुति और आप दोनों बहुत खुश होंगे, पर यहाँ तो आप आते ही हमारे सर पर चढ़ने लगे। अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा, पर उसे जब ध्यान आया कि दादी ने क्या कहा तो उसने पूछा, ऋषभ दोनों आएंगे मतलब? तारा अभी तक घर नहीं आई है? दादू नहीं। क्यों, वह आपके साथ नहीं थी? ऋषभ नहीं, वह ऑफिस में ही थी पर फिर कुछ काम से बाहर गई थी। इतना कहकर उसने श्रुति के मुंबई जाने वाली बात दोनों को बता दी। दोनों पहले तो काफी उदास हुए पर बाद में ऋषभ ने उन्हें मना लिया। श्रुति अभी तक नहीं आई थी। दादी को उसकी चिंता हो रही थी। उन्होंने ऋषभ से इस बारे में पता करने को कहा तो ऋषभ ने श्रुति को कॉल लगा दिया। श्रुति कार में ही थी जब उसका फोन बजा। उस पर ऋषभ नाम फ्लैश हो रहा था। राम ने भी उसका फोन देखा तो उसका मुंह बन गया। श्रुति ने कॉल रिसीव किया। श्रुति हाँ ऋषभ। ऋषभ तारा कहाँ है आप? आपको इतना लेट कैसे हो गया? श्रुति सॉरी यार, वह लेट हो गया, पर मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ऋषभ ओके, आप जल्दी घर आइए, दादी दादू को आपकी चिंता हो रही है। श्रुति क्या वे अभी तक सोए नहीं? उनसे कहिए अपनी दवाइयाँ खाए और अभी के अभी सोने के लिए जाए। एपिसोड 19। श्रुति के पास ही बैठा था इसलिए उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसने अपने मन में कहा, राम मन में आ यह लड़का
जब देखो तब तारा तारा करते हुए बिल्कुल मधुमक्खी की तरह मेरी बीवी के ऊपर मंडराता रहता है। इतना सोचकर उसने श्रुति की तरफ देखा जो कार की विंडो से बाहर देख रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए खुद से कहा, राम, और एक मेरी बीवी है। सबसे हंसते मुस्कुराते बात करती है पर अपने ही पति को ऐसे देखती है जैसे ना जाने क्या ही हो। इतना सोचकर उसने अपने ख्यालों को झटका और कार ड्राइव करने पर फोकस करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद राम ने कार मल्होत्रा मैंशन के बाहर रोकी। श्रुति ने एक बार भी राम की तरफ नहीं देखा और न ही उससे कुछ कहा। वो तुरंत कार से बाहर निकली और अंदर की तरफ जाने लगी। राम ने जब खुद को यूं इग्नोर होता हुआ देखा तो वह भी कार से नीचे उतर गया और उसने श्रुति के हाथ को पकड़ लिया। श्रुति वहीं रुक गई पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कुछ बोली। राम श्रुति के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था पर जब उसने कुछ नहीं कहा तो राम ने श्रुति को अपनी बाहों में खींच लिया। राम के हाथों ने मजबूती से श्रुति की कमर को पकड़ रखा था और श्रुति के हाथ राम के कंधे पर थे। श्रुति ने अपनी नजरें उठाकर राम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही श्रुति के दिल की धड़कन 440 की स्पीड से चलने लगी थी। उसे राम की आंखों में आज खुद के लिए नफरत नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, खुद को उससे छुड़ाना चाहती थी पर ना तो उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहा था और न ही वह अपने हाथ को राम से छुड़ाने के लिए उठा पा रही थी। वो एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। राम भी उसे ही प्यार से निहार रहा था। राम की आंखों में अपने लिए ऐसे जज्बात देखकर श्रुति अब असहज होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी नजरें उससे फेर ली और इधर उधर देखने लगी। उसने राम से कहा, श्रुति, यह आप क्या कर रहे हैं? यह आपका घर नहीं है, यह मल्होत्रा मैंशन है। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रुति की बात सुनकर राम के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने श्रुति को अपनी बाहों में पकड़ा था और श्रुति ने उसे खुद को छोड़ने के लिए नहीं कहा था। राम के फेस पर एक चार्जिंग स्माइल देखकर श्रुति का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें राम को भी सुनाई दे रही थी। राम ने कुछ नहीं कहा और बस यूं ही उसे देखता रहा। खुद पर राम की ऐसी नजरों को श्रुति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब अगर इस आदमी ने उसे देखना बंद नहीं किया तो उसकी धड़कनें ही रुक जाएगी। उसने राम की आंखों में देखे बिना ही हकलाते हुए कहा, श्रुति, आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते क्या है? राम ने तुरंत कहा, राम, तुम्हें। यह सुनकर श्रुति ने कंफ्यूजन में राम की तरफ देखा तो राम ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, राम, तुम्हें गुड नाइट कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं कह सकता? यह कहते वक्त उसके फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर श्रुति चीर गई। उसने कहा, श्रुति, आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं सर, आई एम नॉट मैड। मुझे सब समझ आ रहा है जो आप यह कोड लैंग्वेज की तरह बात कर रहे हैं ना, वह सब, पर आप ही एक बात याद रखिए, जो आप चाहते हैं वह आपको कभी नहीं मिलेगा। राम, तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए? इतने अच्छे से जानती हो तुम मुझे। पर कैसे? श्रुति, कभी कभी किसी इंसान को जानने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी होता है और आपको तो मैं बहुत पहले ही जान गई थी। श्रुति की बात सुनकर राम ने श्रुति को अपने और करीब खींच लिया और बोला, राम, ओके, तो तुम मेरे बारे में सब जानती हो राइट? तो बताओ ना, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? उसकी यह बात सुनकर श्रुति की बोलती ही बंद हो गई। सच ही तो था, वह राम को पहचानने लगी थी। वह उसका पति था। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे पर फिर भी वह उसका नाम नहीं जानती थी। राम ने जब श्रुति के एक्सप्रेशन देखे तो वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसने कहा, राम, क्या हुआ? नहीं पता, पर तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे जान गई हो। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को उनकी पहली मुलाकात से जज नहीं करना चाहिए। वैसे तुम मेरा नाम नहीं जानती पर मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर उसने श्रुति को खुद से सटा दिया और उसके कान के पास जाकर अपनी धीमी और सिलेक्टिव आवाज में बोला, राम, तुम्हारा नाम है मिसेस श्रुति सिंघानिया। मिसेस श्रुति राम सिंघानिया। उसे पता था कि श्रुति को उसका नाम नहीं पता है पर वह चाहता था कि श्रुति उसे उसके नाम से बुलाए, इसलिए उसने श्रुति को इनडायरेक्टली अपना नाम बताया था। उसकी बात सुनकर श्रुति ने एक बार राम का नाम अपने मन में बोला। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने कहा, श्रुति, आप मुझे एम्स शर्मा बुला सकते हैं। उसकी बात पर राम ने मुस्कुराकर कहा, राम, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है। क्यों ना मैं तुम्हें मिसेस SIMGHANIYA कहूँ, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिसेस RS भी बोल सकता हूँ। द चॉइस इज योर्स। तुम बताओ क्या ठीक रहेगा।
उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रुति ने घुकर राम की तरफ देखा तो राम ने कहा, राम, हमारे पास बहुत टाइम है यह डिस्कस करने के लिए कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं और तुम मुझे क्या बुलाओ। आफ्टर ऑल अब हमें साथ ही रहना है। श्रुति ने झुंझुलाकर कहा, श्रुति, हो गया आपका, अब छोड़िए मुझे। आपका नहीं पता पर मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी बात पर राम ने उसके फोरहेड पर किस किया और उससे कहा, राम, गुड नाइट जान। इतना कहकर उसने श्रुति को छोड़ दिया। श्रुति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अंदर की तरफ चली गई। राम ने उसे तब तक देखा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद वह भी अपनी कार में बैठा और अपने विला की ओर चला गया। वह दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। एपिसोड 20। श्रुति से फोन पर बात करने के बाद ऋषभ ने अपना फोन रखा और दादू दादी को सोने के लिए अपने रूम में भेजकर वह खुद भी अपने रूम में चला गया था। उसने रूम में जाकर अपना कोट और लैपटॉप बैग को कॉफी टेबल पर रखकर वह शावर लेने बाथरूम में चला गया था। जब वह बाहर आया तो उसने अपने रूम से बाहर जाकर देखा पर उसे श्रुति नहीं दिखी तो वह बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे मल्होत्रा मेंशन के गेट के पास एक कार खड़ी दिखी। कुछ समय बाद उस कार में से श्रुति नीचे उतरी। उसने जब उसे नीचे उतरता देखा तो वह भी बालकनी में से रूम की तरफ जाने लगा पर तभी ड्राइविंग सीट का डोर भी खुला। जैसे ही उसने राम को कार में से नीचे उतरता देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया। ऋषभ अपने रूम की बालकनी में होने की वजह से कुछ सुन नहीं पा रहा था पर उसे राम और श्रुति के बीच होती हर हलचल साफ दिख रही थी। वो यही सोच रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस खुद अपनी एक असिस्टेंट को ड्रॉप करने क्यों आएगा। क्या यह दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? इन दोनों के बीच ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? उसके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे जब उसने राम को श्रुति को अपनी बाहों में खींचते देखा। वो हैरान रह गया पर सबसे ज्यादा हैरान वह इस बात से था कि श्रुति उसकी पकड़ से छूटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। उसने सब देखा, उन दोनों का एक दूसरे में खो जाना, राम का श्रुति के करीब आना, राम का उसके फोरहेड पर किस करना। सब उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे और वह श्रुति से उन सब सवालों को पूछना चाहता था पर वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता था कि श्रुति को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे और वह उसके साथ सख्ती नहीं कर सकता था। उसे पता था कि अगर उसे श्रुति से कुछ भी जानना है तो उसे अपनी बातों में उलझाना होगा पर यह आसान तो बिल्कुल नहीं था। यही सब सोचकर वह बालकनी से अंदर रूम में गया और नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही वह नीचे उतरा उसे श्रुति अंदर आती हुई दिखी। उसने उससे कहा, ऋषभ, आ गई आप? बहुत लेट हो गया आपको आज। श्रुति, हाँ वह सॉरी, काम ज्यादा था तो लेट हो गया। वह झूठ बोल गई। श्रुति, दादी दादू सो गए, उन्होंने दवाई ली। ऋषभ, हाँ उन्होंने दवाई भी ली और वे दोनों सो भी गए। श्रुति, मैं उन्हें अपने मुंबई जाने के बारे में बता भी नहीं पाई। ऋषभ, डोंट टी वरी, मैंने उन्हें बता दिया है। पहले तो वे थोड़ा दुखी हुई पर फिर मान गए। श्रुति, चलो अच्छा है मान गई क्योंकि उन दोनों दुखी छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा पाती। ऋषभ मुस्कुरा दिया और उसने कहा, ऋषभ, वैसे आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रही है? श्रुति, जी बिल्कुल नहीं, मुझे याद है। ऋषभ, क्या? श्रुति, आपकी स्पेशल कॉफी। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ की तरफ देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, श्रुति, आप अपने रूम में जाए, मैं आपकी कॉफी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह किचन की तरफ जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, ऋषभ, आप अभी अभी आई है, थक गई होगी, आप अपने रूम में जाए, फ्रेश हो जाए। कॉफी मैं बनाता हूँ, वह भी हम दोनों के लिए। कल आप चली जाएगी, फिर पता नहीं आपके साथ बैठकर कॉफी पीने का मौका कब मिले। श्रुति ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह अपने रूम की तरफ चली गई। ऋषभ भी किचन में चला गया। श्रुति ने रूम में जाकर अलमारी में से अपना नाइट सूट उठाया और बाथरूम में चली गई। लगभग 10 मिनट बाद वह बाहर आई और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। ऋषभ अपने हाथ में 2 कॉफी कप लिए अंदर आया और उसने एक कप श्रुति को थमा दिया। श्रुति ने मुस्कुराकर वह कप ले लिया और वह पास रखी सोफे पर बैठ गई। ऋषभ भी उसके पास बैठ गया। उसने एक बार श्रुति की तरफ देखा जो अपने हाथ में कॉफी का कप लिए आसमान को निहार रही थी। ऋषभ ने उससे अपनी नज़र हटाई और कॉफी का सिप लिया। जैसे ही उसने एक सिप लिया उसे तुरंत कुछ याद आया तो उसने आश्चर्य से श्रुति की तरफ देखा जो मजे से अपनी कॉफी पी रही थी। उसने तुरंत कहा, ऋषभ, आपने अपना व्रत तोड़ दिया, पर क्यों? मेरा मतलब है आप तो हमेशा दूसरे दिन सुबह अपना व्रत खोलती है ना? श्रुति का ध्यान उसकी बात पर नहीं था, वह आसमान में तारों के बीच चमक रहे चांद को देख रही थी।
उसने बेध्यानी में जवाब दिया। श्रुति, हाँ, वह उन्होंने खोला। जब उसने यह कहा तब उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ उसे कंफ्यूजन में देख रहा था। उसने पूछा, ऋषभ, उन्होंने किसने? श्रुति ने कुछ सोचकर अपनी बात को ठीक करते हुए कहा। श्रुति, वह, हाँ, वो टेस्टी खाने ने। ऋषभ, टेस्टी खाना? आप डिनर पर गई थी या काम पर? श्रुति, वह मैं तो काम के लिए ही गई थी, पर डिनर पर। ऋषभ, मतलब काम? Para gई थी dinara para, kya bola rahi hai apa, Shruti. Vaha, ha, vaha Asia Mr. R. Ski eka imported mitinga ti para vaha mitinga unhon eka restaurant mem raki ti isali vaha para dinara b de tamama pain apa ko roka nahi pai. Shruti ki bata sunakara arsaba puri taraha harana de kyoki vaha janata de ki kehi kucha biho para Shruti isa taraha upana vrata kabi nahi kola sakati. Usak mana mem yahi savala a raha de ki Shruti USA's juta kyo bola rahi hai. Vaha yibi soka raha de ki kya rama ne usaka vrata torada. Thank for watching and subscribe.